नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। पिछले 4 दिनों से आरुषि हत्याकांड से संबंधित फैक्ट्स, उसके बाद फिर आप लोगों ने जितने भी सवाल या फिर आपको जो कन्फ्यूज़न था या फिर कहीं आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे थे, उन सब को दूर करने का प्रयास किया। और बहुत उत्साहित हूं मैं इस बात से कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे सुधी श्रोताओं ने इस घटनाक्रम को अच्छी तरह से देखा, इंटरप्रेट किया और अब उन्हें बहुत ज़्यादा शंका की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। एक आध दो लोगों को छोड़कर 50 से अधिक ईमेल और करीब 900 के आसपास कुल प्रश्न ईमेल और टिप्पणियों में मिलाकर, ज़्यादातर रिपीटिशन थे, ज़्यादातर लोगों के कॉमन थे, लेकिन सबका जवाब मैंने कल दे दिया था। इसी से उत्साहित होकर हमारे पाकिस्तान के एक हमारे पड़ोसी देश के उत्साही सुधी श्रोता मोहम्मद फरहान ने सुबह सुबह हमें एक मेल किया। मोहम्मद फरहान ने कहा कि इसी तरह की आरुषि हत्याकांड जैसी ही एक बहुत बड़ी हत्या 2018 में पाकिस्तान में हुई थी। ये 7 साल की बच्ची थी, इसका नाम था जैनब अमीन। आप इसकी फोटोग्राफ देखेंगे, अगर नेट पर उपलब्ध है तो आपको महसूस होगा कि ये इस बच्ची के साथ कितना गलत हुआ और इसके साथ जो न्याय होना चाहिए था वो इसको जल्दी मिल गया। मोहम्मद फरहान ने मुझे एक academia.edu हमारे ख्याल से एकेडेमिया एजुकेशन से रिलेटेड होगा, उसका एक रिसर्च पेपर इस केस को लेकर भेजा था PDF फाइल में। ये academia.edu इसके वॉल्यूम 4 और नंबर 1 आप नेट पे सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। उसमें इस केस की बहुत डिटेल में पड़ताल की गई है, ज़्यादातर वहाँ की जुडिशरी के संबंध में, काफ़ी हद तक वहाँ की पुलिस के संबंध में। फरहान साहब ने इसी को देखकर संभवतः ये कहा कि ज़रा सा हमारे यहाँ के भी पुलिस वालों को या हमारे यहाँ की भी जुडिशियल सिस्टम को एक बार आप देख लीजिए और इसको किस्सा गोई में शामिल करिए। मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार किया। बहुत ही एनालिटिकल टिप्पणियाँ की गई हैं इस रिसर्च पेपर में। श्री अली चुगताई का लिखा हुआ ये रिसर्च पेपर है, बहुत डिटेल है, 20-25 पन्नों का है। तो आज जिस वाक़ये का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसकी तारीख है 4 जनवरी 2018। जिला है कसूर, राज्य है पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस। जैनब के पिता अमीन अंसारी हज करने गए थे। उनकी ये बेटी जैनब अमीन, जिसकी उम्र 7 साल थी, वो 4 जनवरी 2018 को अपने घर से निकलकर कुरान से संबंधित सब्जेक्ट की ट्यूशन लेने चली गई। जब वो बहुत देर तक वापस नहीं आई तो घर वाले बहुत परेशान हुए। वो शहर कोतवाली जिला कसूर में जाकर उन्होंने इसकी गुमशुदगी लिखवाई और रोए गिड़गिड़ाए कि साहब मेरी रिपोर्ट लिख के और बच्ची का पता किया जाए। लेकिन पुलिस चाहे हमारे यहाँ की चाहे वहाँ की या इस सब कॉन्टिनेंट में जहाँ जहाँ ब्रिटिश हुकूमत के समय की पुलिस है, हमारे यहाँ तो अब काफ़ी चेंज दिखाई देता है। लेकिन 2018 में, हो सकता है 18 के बाद 4 साल हो गए हैं, अब पाकिस्तान की पुलिस में भी चेंज दिखाई दे रहा हो।
ये वहाँ के लोग बताएंगे, हमारे बहुत से सुधी श्रोता पाकिस्तान से हैं, वो बताएंगे। लेकिन इस केस के डिटेल में वही लगता है जैसे वही 2005 के पहले, यानी जब मैं उस दौर की बातें बताया करता था, उस दौर की बातों से संबंधित ये केस लगता है। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। पुलिस से ज़्यादा पब्लिक परेशान थी। झुंड के झुंड यंगस्टर्स ने निकलकर इसको ढूंढा और यंगस्टर्स को ही ये 9 फरवरी 2018 को कूड़े के ढेर में बच्ची का शव मिला। बच्ची का नग्न शव देखने से लग रहा था इसके साथ बहुत ही ब्रूटल और बीभत्स बलात्कार हुआ है। शरीर पर नोचे खसोटे जाने के तमाम निशान थे। पुलिस उग्र हो गई, पब्लिक उग्र हो गई। हजारों लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस के ऑफिस को घेर लिया, पथराव किया और बाद में उसमें आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को वहाँ से हटाने के लिए फायरिंग की, जिसमें जनता के 2 लोगों की मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी एक क्राइम की वजह से हो रही है, तो फिर पंजाब और पाकिस्तान दोनों गवर्नमेंट्स के कान खड़े हो गए। एक रीज़न और था इसके पीछे। वर्ष 2015 में बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाला एक गैंग पकड़ा गया था। चाइल्ड सेक्स रिंग, ऐसा इस रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है। और जो लोग पकड़े गए उनके पास तमाम पीडोफिलिक वीडियोस और फोटोग्राफ भी पकड़े गए। लोग बंद हुए, लेकिन अदालती कार्रवाई में ये सभी छूट गए। इसलिए पब्लिक का गुस्सा पुलिस के खिलाफ था। अगर 2015 के इस पीडोफिलिक रिंग या पीडोफिलिक गैंग के विरुद्ध कस के कार्रवाई हुई होती तो ये घटना न होती। दूसरा कारण ये था कि कसूर जिले के जिला हेडक्वार्टर के 2 किलोमीटर के अंदर में 2 वर्षों में 12 बच्चियों की बलात्कार के बाद हत्या की गई थी और किसी में भी कोई लीड पुलिस को या किसी का कन्विक्शन या किसी को कोई सज़ा, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। इसलिए पब्लिक सड़क पर आ गई। इतना हंगामा होने के बाद सरकारें जिनको चिंता हुई वो उन्होंने इसकी एनालिसिस करनी शुरू की कि आखिरकार, क्योंकि इस बीच में वहाँ पर भीड़ के सजा देने की कई घटनाएं हो चुकी थी। लोगों का विश्वास सरकार और कानून दोनों से उठ गया था। इसलिए जब भी किसी घटना का, छोटी मोटी घटना का भी अगर कोई व्यक्ति, कोई कसूरवार, कोई अभियुक्त, कोई मुलजिम पकड़ा जाता था तो भीड़ उसको मौके पर ही सजा दे देती थी। यानी मॉब लिंचिंग के केसेस बहुत बढ़ गए थे। टीवी चैनल्स ने इसको एक एक करके बधिया उखेड़नी शुरू कर दी। एक्सपर्ट्स की राय देनी शुरू हो गई। लोग ये कहने लगे कि अब बहुत मुश्किल है इन बच्चों को बचा पाना। एक घटना इसी के साथ और हुई, सब लोग उसको जानते होंगे कि समा टीवी की टीवी एंकर किरण नाज, उन्होंने घटना के बाद एक बुलेटिन, वो समाचार पढ़ती थी, ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मैंने भी देखा था। किरण नाज अपनी इसी तरह की छोटी बच्ची के साथ स्टूडियो में आई और समाचार पढ़ते वक्त वो अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाए हुए थी। बुलेटिन की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि आज मैं किरण नाज नहीं हूं बल्कि एक मां हूं और इसलिए आज मैं अपनी
बच्ची के साथ आपको समाचार सुनाने के लिए बैठी हूँ। ज़ैनब के बारे में बताते हुए उन्होंने ये कहा कि जनाजा जितना छोटा होता है उतना ही भारी होता है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत बड़ी बात कही। वो जो हम 4 कंधों पर लेकर जाते हैं, उसी तरह वो ताबूत में रख के ले जाते हैं लोग। उनका कहना ये था कि वो जितना छोटा होगा, यानी जितने कम उम्र का वो बच्चा होगा, बच्चा या बच्ची होगी, वो उतना ही भारी होगा। सोशल मीडिया में इस वीडियो ने तहलका मचा दिया। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया और कुछ लोगों ने खासकर जो महिला एक्टिविस्ट थीं, उन्होंने इसको बिल्कुल सही और जायज़ ठहराया। एक यूज़र उमर आर कुरैशी ने ट्वीट किया कि अमूमन किसी एंकर को खबर देने के दौरान अपनी बच्ची को लाते या बैठाते नहीं देखा गया। समा टीवी की किरण नाज ने विशेष तौर पर ऐसा किया और ये ताकि ये एहसास कराया जा सके कि पाकिस्तान की माँ कैसा महसूस कर रही हैं। 5 लाख से अधिक उसी दिन, जिस दिन उसकी बॉडी मिली थी, उसी दिन 5 लाख से अधिक सोशल मीडिया यूज़र्स ने जस्टिस फॉर ज़ैनब का हैशटैग चलाया और देखा। आप सिर्फ इसी से अंदाज लगा लें कि कितना विरोध हुआ होगा उस समय पूरे पाकिस्तान में। उस शहर यानी कसूर में और पंजाब में ये जो प्रदर्शन थे वो बहुत बड़े पैमाने पर हुए। जब पुलिस पे भीषण दबाव हुआ, उनके अधिकारियों के ऑफिस तोड़े फोड़े गए, जलाए गए, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई। जो पब्लिक के लोग पुलिस की फायरिंग में मारे गए थे, उनके घर वालों ने जगह जगह जाम लगाया, पब्लिक ने जगह जगह जाम लगाया। तब पुलिस ने जांच शुरू की और उनके रास्ते से, उनके घर से और जहां ट्यूशन लेने के लिए बच्ची गई थी, बीच में सीसीटीवी कैमरे की ढूंढ, उसकी सर्च शुरू हुई और अंत में एक सीसीटीवी कैमरे में ज़ैनब एक आदमी के साथ जाती हुई दिखाई दी। सलवार कुर्ते वाला वो आदमी सामने से बहुत पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके साथ वो बच्ची जा रही थी। सिर्फ यही सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मिली। ढूंढना शुरू किया गया। चूंकि फेस क्लियर नहीं था, केवल कद काठी से ढूंढना शुरू किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। लाहौर की फॉरेंसिक साइंस यूनिट और कराची की फॉरेंसिक साइंस यूनिट दोनों इस केस को सॉल्व करने के लिए लगाई गई। 2 दिन या 3 दिन आप कह लें, इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। इस कद काठी का कोई व्यक्ति इनको नहीं मिला। बाद में पुलिस ने मिलकर ये तय किया, हालांकि इस बीच में पोस्टमार्टम हुआ, जो वेजिनल स्वैब्स होते हैं वो निकाले गए, शरीर के ब्लड निकाले गए, शरीर पर, बच्ची के शरीर पर मेल हेयर्स जो मिले थे उनको संभाल के प्रिजर्व करके रखा गया और उसकी शरीर पर मिले हुए सारे फॉरेन पार्टिकल्स और स्वैब की एनालिसिस होकर उसका डीएनए मैपिंग कराया गया। उसके बाद धीरे धीरे जो भी सस्पेक्ट इस तरह के मिल रहे थे, पुराने 12 बलात्कार और मर्डर के केसेस में जिस किसी को पुलिस ने उठाया था, उनके डीएनए भी मैच कराए गए, लेकिन कोई डीएनए उस बच्ची के शरीर पर मिली वस्तुओं से नहीं मिला। पुलिस इसीलिए डीएनए नहीं कराती, उसको पता है कि पुराना केस गलत खुला है और अगर इस डीएनए से मैच नहीं हुआ तो सारा इल्ज़ाम, सारा आरोप पुलिस पर आएगा कि उन्होंने पहले के केस सही नहीं खोले, इसलिए ये घटना हो गई। पुलिस ने फिर ये डिसाइड किया कि 2 किलोमीटर के दायरे में
इस कद काठी के जितने लोग हैं सबका डीएनए सैंपल लिया जाए। लोकल जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं उनको लगा के इस उम्र के, क्योंकि वो उम्र जो डिसाइड की थी उस समय इन्वेस्टिगेटर्स ने, वो 21 से लेकर 28 के बीच में थी। कद भी उसका 4 फीट 5 फीट 8 इंच 5 फीट 7 इंच डिसाइड किया गया था। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया और 1150 मर्दों के डीएनए सैंपल लिए गए। मैं बता दूं कि ये भारी दबाव की वजह से पूरे देश में जिस तरह से हल्ला हुआ था, 1150 मर्दों के डीएनए सैंपल लिए गए। फॉरेंसिक लेबोरेटरी में इन डीएनए सैंपल्स का मिलान कराने के लिए पूरा दिन और पूरी रात साइंटिस्ट ने मेहनत की। अंत में एक व्यक्ति का, उसी मोहल्ले के एक व्यक्ति जिसका नाम इमरान अली था, उम्र 24 साल थी, हुलिया वैसा ही था, उसका डीएनए मिल गया। चूंकि 12 दूसरे रेप केसेस में जो सीमेन की डीएनए मैपिंग की गई थी, जिसको उस समय पकड़े गए अभियुक्तों से मिलान के लिए लाया गया था, उनसे भी इमरान अली के डीएनए को मिलाया गया। इनमें से 7 से 7 बच्चियों जिनकी रेप के बाद हत्या हुई थी, डीएनए इमरान अली का मिल गया। तेईस जनवरी को इमरान अली गिरफ्तार हो गया और उसकी गिरफ्तारी और पुलिस के सपोर्ट में पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने अपने यहाँ बयान भी दिया कि द पंजाब चीफ मिनिस्टर वाया प्रेस कॉन्फ्रेंस with Zainab's father formally announced the arrest of a key suspect in the crime. A 24-year-old इमरान अली was arrested. ये उन्होंने बाकायदे चीफ मिनिस्टर ने जैनब के पिता के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सूचना दी। उन्होंने आगे कहा कि डीएनए मैच्ड 100%, इसमें 70% 80% की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने लिखा कि 100% डीएनए बच्ची से उसका मिला है, बच्ची पर मिली हुई वस्तुओं से उसको मिला है। 23 जनवरी को ये पकड़ा गया और मैंने बताया इतना भारी दबाव, क्योंकि 2015 में जो ये बच्चों के साथ सेक्सुअल बिहेवियर, पीडोफिलिक लोग जो पकड़े गए थे, गैंग पकड़ा गया था, उनका ट्रायल होते होते अंत में वो सब छूट गए, जिसका गुस्सा भी बहुत पब्लिक में था। इसलिए इसको फौरन ट्रायल के लिए लाया गया और ट्रायल भी हुआ उसका एंटी टेरर कोर्ट में। आप समझ सकते हैं कि वैसे तो ये टेरर एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने, जुडिशरी ने सब मान लिया कि साहब इसको एंटी टेरर कोर्ट में ट्रायल इसका किया जाए, ताकि तमाम प्रोसीड्यूरल डिलेज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं वो यहाँ पर न हो। और 10 फरवरी 2018 में के बाद, जिस दिन चार्जेस फ्रेम हुए थे, 4 वर्किंग डेज में, यानी 4 कार्य दिवस में 56 लोगों की गवाही प्रोसिक्यूशन ने कराई। यानी पुलिस के 56 गवाह इसमें प्रस्तुत किए गए और जिसमें इन 56 गवाहों में पुलिस अधिकारी थे, फॉरेंसिक टीम के लोग थे और गिरफ्तार करने वाले लोग थे। डिफेंस ने उन सब को क्रॉस एग्जामिन किया। डिफेंस ने उन सब को क्रॉस एग्जामिन किया। 56 लोग इसमें गवाह बनाए थे और इन्हीं 4 दिनों में इन 56 लोगों की गवाही हुई।
ये बात है। और 17 फरवरी 2018 को लाहौर की एंटी टेरर कोर्ट में इमरान अली को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा देते वक्त जुडिशियल ऑर्डर में यह कहा गया इसे 4 बार फांसी की सजा दी जाए, एक आजीवन कारावास की सजा हुई, एक 7 साल की भी सजा की गई। ये उन सभी बच्चियों के जिनके डीएनए उससे मैच हुए थे। इसके अलावा अलग अलग मुकदमों में 30 लाख रुपए का फाइन भी किया गया। 1 हफ्ते का समय उसको दिया गया ताकि वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सके, लेकिन 3 दिन बाद ही 20 फरवरी 2018 को लाहौर हाई कोर्ट में इस फांसी की सजा के खिलाफ उसने अपील की। 21 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के आदेश को अपील किया, यानी उसको डिटो किया कि ट्रायल कोर्ट ने जो सजा दी है वो सजा पर्याप्त है और सही सजा दी है। हाई कोर्ट भी इसी मत का है कि इसे सही सजा दी है। यहां एक बात और बता दूं कि जब 22 गवाहों के बयान हो गए तो इमरान अली के जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में कहा कि साहब मैं अब से इस व्यक्ति के लिए पैरवी नहीं करूंगा, मैं इसके द्वारा दी हुई जो पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं वहाँ पर या कुछ कहते हैं, ये मैं वापस करता हूँ, मैं दोबारा इसकी कोर्ट में पैरवी नहीं कर सकता। कोर्ट ने पूछा कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप समय की मांग कर रहे थे, कोर्ट आपको रीजनेबल टाइम देगी, लेकिन सिर्फ 22 गवाहों के बयान होने के बाद, क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद ऐसे छोड़ के जाने में समय लगेगा और हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसका ट्रायल समाप्त हो। वकील साहब ने कहा कि साहब मेरा ज़मीर अलाउ नहीं कर रहा कि मैं इसकी पैरवी करूं जो इसने किया है और 22 गवाहों ने जो इसका बयान दिया है। उनको छोड़ के जाने के बाद कोर्ट ने एक सरकारी वकील डिफेंस लॉयर की तरह खड़ा किया। उसे मसले को समझने के लिए 4-5 दिन का 6 दिन का समय दिया गया। बाकी की जो गवाह थे उनका ट्रायल कराया गया 2-3 दिन के समय के बाद, और मैंने बताया कि 17 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा दे दी। 17 अक्टूबर 2018 को, उसके बाद जब ये हाई कोर्ट ने भी अपील कर दिया और ये कहा कि आप 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोई वकील कहीं भी अपील दायर करने को तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में भी 7 दिन का समय इसी तरह वकील ढूंढने में निकल गया और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर की, हाई कोर्ट के आदेश की अपील नहीं हो सकी। सारी तैयारियों के बाद 17 अक्टूबर 2018 को सुबह 5:30 बजे लखपत कोर्ट जेल में इमरान को फांसी दे दी गई। 9 लड़कियों के रेप और मर्डर का आरोप था और 7 के बारे में अदालत ने ये मान लिया कि हाँ, इसने इन्हीं छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करके उनकी हत्या की है। आज की घटना देखिए, ये घटना पाकिस्तान की है, हमारे पड़ोसी मुल्क की है, हमारे दुश्मन देश या एनिमी कंट्री की है, लेकिन बच्चियां कहीं की हों, हमारे यहाँ की हों, पाकिस्तान की हों, बांग्लादेश या कहीं की भी हों, बच्चियां हैं। और बहुत ढेर सारे उस समय जो भारतीय एनजीओस थे, महिला
कल्याण के लिए या महिलाओं के लिए काम करते थे, सब ने इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया था। वहाँ के लोगों में सरकार के प्रति जो गुस्सा था वो ठीक वैसे ही था जैसा निर्भया कांड में हुआ था। ये पैरेलल वहाँ के सारे अखबारों में या सारी न्यूज़ एजेंसीज में दिया हुआ है। उस समय या इस घटना से संबंधित तमाम न्यूज़पेपर कटिंग्स नेट पर उपलब्ध हैं। सारा गुस्सा सरकार के प्रति था कि 12-12 बच्चियों की हत्या हो जाने के बाद न तो कोई कानून में परिवर्तन किया गया। यही उदाहरण देती थी वहाँ भीड़ कि साहब देखिए निर्भया में कितने कानून के परिवर्तन किए गए थे। घटना के तुरंत बाद बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई और बेसिक स्ट्रक्चर, मैं ये बता दूं कि आईपीसी सीआरपीसी चूँकि ये अंग्रेज़ों के समय की थी, पुलिस एक्ट भी उन्हीं के समय का था। डिवीज़न के बाद लगभग थोड़े बहुत चेंजेस के बाद दोनों ही बराबर हैं। इसलिए जो 376 यानी रेप की जो परिभाषा में बड़े बड़े चेंज हुए थे, सजाओं में बड़े चेंज हुए थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाने की बात हुई थी, 3 महीने में अदालतें इसको डिसाइड कर दें, इसके भी निर्देश जो हुए थे, इन सब को वहाँ बार बार कोट किया जाता था कि क्यों नहीं हमको हमारे यहाँ ये 3 महीने में हो सकता है। और भीड़ इकट्ठा होकर यही डिमांड करती थी, हमें सौंप दीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इसको इसकी सज़ा या इसकी जगह तक पहुंचा देंगे। कानूनन हालांकि वहाँ के कानून में भी ये संभव नहीं है। इस घटना ने बिल्कुल निर्भया के साथ जो पैरेलल वहाँ जोड़ा गया था, जो बताया गया था, वो उसी लाइन पर ये भीड़ तमाशा करती रही क्या, भीड़ विरोध प्रदर्शन करती रही। इमरान जैनब का दूर दराज का रिश्तेदार भी था। वहीं जो सेंटर है उससे 2 किलोमीटर के दायरे में ये सभी हत्याएं हुई थी। लेकिन फिर भी जैनब के चाचा ने, फादर तो उसके हज करने गए थे, लेकिन जैनब के चाचा ने उसको अकेले ही ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने दिया। सामान्य बात होती तो हो सकता है ऐसा न कहा जाता, लेकिन जब ऐसी घटनाएं लगातार उसी क्षेत्र में हो रही थीं और लड़कियां भी उसी एज ग्रुप की 7 साल, 8 साल, 10 साल, सबसे बड़ी लड़की शायद 10 साल की थी जिसके साथ रेप विद मर्डर हुआ था, ऐसे में घर वालों ने कैसे इस बच्ची को अकेले जाने दिया? इतना बेफिक्र और बेपरवाह भी नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि ये जो कामांध, नर पिशाच और राक्षस इमरान जैसे ये किसी भी सोसाइटी में मिलेंगे। बहुत ढेर सारी अपराध की घटना मैं बता चुका हूँ जिनमें इसी तरह के लोगों ने, इसी तरह के बहुत ही गंदी मानसिकता के लोगों ने बच्चियों के साथ इसी की तरह अपराध किया है। ऐसे में नर पिशाचों से अपनी बच्चियों को दूर रखने में ही भलाई है। चाचा, चाची, घर की कोई बहन अगर है या थी तो उसे बच्ची के साथ ट्यूशन के लिए भेजा जाना चाहिए था। और पुलिस शुरू से ही टाल मटोल करती रही। पुलिस भी वही है, बरतानिया हुकूमत के समय जो पुलिस यहाँ की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की ये बनाई गई थी, उनका उद्देश्य दूसरा था। गांव वालों को या अपने जुरिस्डिक्शन में पड़ने वाले इलाके में लोगों को इतना डरा दीजिए कि वो आपका टैक्स देते रहें, जिसे लूट कर ये ब्रिटिश हुकूमत यहाँ से ले गई थी। पुलिस टाल मटोल करती रही, लेकिन जैसे ही भीड़ सड़क पर आ गई, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट पर पत्थरबाजी करने लगी, उसको जलाने लगी, वैसे ही इनकी भी आंखें खुली और आखिरकार ढूंढकर एक सीसीटीवी फुटेज ले आए। फिर 1100 लोगों का, 1150 मर्दों का डीएनए सैंपल लिया गया।
बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, भारी दबाव में। देखिए, इससे ये स्पष्ट है कि उनके यहाँ क्षमता ज़रूर थी, लेकिन उस क्षमता का प्रयोग न या तो वो जानते नहीं थे या करना नहीं चाहते थे, और इतने दबाव में उस क्षमता का प्रयोग किया गया और बहुत ही अच्छे फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करके मुलजिम का ट्रायल शुरू किया गया। पुलिस की उस गोलीबारी में विरोध प्रदर्शन में 2 व्यक्ति मारे भी गए थे। तभी सारे एस्टेब्लिशमेंट की, सरकार की और पुलिस की, उनकी आंख खुली थी। निर्भया के मामले में देखिए, जब पैरेलल ढूंढे जाने लगे तो हमें भी इस पैरेलल का ध्यान रखना पड़ेगा कि निर्भया के मामले में सजा मिलने में 8 साल लग गए और इमरान अली के यानी अभियुक्त के वकील ने तीसरे दिन ही वॉकआउट तो नहीं, तीसरे दिन ही वकालत इमरान के पक्ष में करने के लिए मना कर दिया और कोर्ट से ये माफ़ी मांगकर कि मैंने गलत आदमी की पैरवी कोर्ट में की है, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ, वो वहाँ से चला गया। ये भी कहा कि मेरा कॉन्शियस, मेरा ज़मीर अलाउ नहीं करता कि मैं इस आदमी की पैरवी करूँ। कोर्ट ने समझाने की भी कोशिश की कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, लेकिन वो नहीं माने। और हमारे यहाँ के वकील, निर्भया वाले वकील, जो निर्भया के अभियुक्तों की, उनके मुलजिम की पैरवी कर रहे थे, मैं उनका नाम यहाँ बिल्कुल नहीं लेना चाहता। आप सभी लोग जानते हैं कि वो हर तारीख में कोर्ट से बाहर निकलकर कैमरे के सामने होते थे। किसी किसी को छपास का रोग होता है कि हम हर दिन टीवी में दिखाई पड़े, लोग जाने, और यही वजह थी कि फांसी देने में 8 साल का समय लग गया। देखिए, एक बात और मैं वकील और मुवक्किल के रिलेशन के संबंध में बता दूं। जो भी वकील थे या कोई दूसरा भी वकील होता जो सज्जन निर्भया में डिफेंस काउंसिल थे, यानी जो अभियुक्तों की पैरवी कर रहे थे, उनकी जगह दूसरा भी कोई होता, उसका वकालतनामा दाखिल करने से पहले क्लाइंट यानी मुवक्किल वकील को सही सही बात बता देता है। वकील ये कहता है पूरी बात सही सही बता दो, तब हम उसका रास्ता ढूंढेंगे, उसकी काट ढूंढेंगे। 95 या 99% केसेस में मुलजिम यानी वकील का क्लाइंट अपने वकील को सही सही पूरी बात बता देता है और उनको भी बताई गई होगी। लेकिन टीवी में बने रहने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए, लोगों की निगाह में बने रहने के लिए वो कानूनी उलझनों में, कानूनी जो प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग करके मुकदमे को उलझाते रहे। शायद इस तरह के लोग जो इस तरह के गंभीर अपराध में भी छपास के रोग के कारण ऐसा करते हैं, उन्हीं के लिए शेफ्ता मुस्तफ़ा खान की उनका एक बहुत फेमस शेर है, आपने सुना होगा, लेकिन आज चूँकि बहुत मौजूद है और बिल्कुल फिट है, इसलिए एक बार फिर सुने कि हम तालिबे शोहरत हैं, हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नाम से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा। बहुत फेमस शेर है शेफ्ता मुस्तफ़ा खान साहब का कि हम तालिबे शोहरत हैं, हम शोहरत के स्टूडेंट हैं। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा। वहाँ भी कुछ वकील आए थे, ऐसा नहीं कि वहाँ इस तरह के जो बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा, तो ये मानने वाले वकील आए थे और वहाँ जो कन्फेशनल 3 चीज़ों पे वहाँ बार बार बहस हो रही थी। एक, प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया, खासकर जो कन्फेशन कोर्ट में उसने किया है या पुलिस के सामने किया है कि हाँ हमने इन लड़कियों या इस लड़की के साथ जैनब
के साथ जो किया है, जो कन्फेशन उसने किया है, उसको लेकर तमाम लीगल बिंदु उठाने लगे। उनके यहाँ भी जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट है, उसकी धारा 164 और 364 के प्रोविजंस में इस मामले को जलेबी की तरह उलझाने की कोशिश की। लेकिन पब्लिक का इतना दबाव, अखबार भरे थे, टीवी भरे थे, यहाँ की तरह वहाँ भी टीवी एंकर्स ने विवेचना दर विवेचना वो करते रहे। और इस रिपोर्ट में एक जगह एक टीवी एंकर के बारे में दिया हुआ है कि टीवी एंकर ने टीवी पर यह कहा कि मेरे पास कंक्रीट प्रूफ है कि सस्पेक्ट यानी इमरान अली के 37 बैंकों में अकाउंट है। जैसे ही ये बात उस एंकर ने कही, लोगों ने इसको लाइव देखा, वैसे ही फिर पब्लिक सड़क पर आ गई कि पुलिस इन बैंक अकाउंट्स के पैसे को क्यों छिपा रही है। और फिर पुलिस पे जो सामान्य आरोप लगते हैं वो लगने शुरू हो गए। और ये भी कहा कि 37 बैंक अकाउंट विच वाज ए पार्ट ऑफ पोर्नोग्राफी गैंग, यानी 2015 में जो पीडोफिलिक गैंग पकड़ा गया था, ये उससे संबंधित हैं या उनके भी अकाउंट हैं जो पंजाब के मंत्री की शह पर चलता है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के रिविलेशन कोई इनकर करेगा तो पब्लिक तो पागल हो जाएगी कि सरकार ही लगी हुई है। साहब देखिए, ये इसके 37 अकाउंट चल रहे हैं और पुलिस इसके बारे में कतई नहीं बता रही है। हालांकि बाद में ये क्लेम गलत पाया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और FIA दोनों ने इस फैक्ट्स को गलत किया कि इस तरह का कोई बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में इमरान अली का नहीं है। तो कुछ वकील भी वहाँ ये पहुँचे थे कि साहब ये इस तरह से ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट लिए गए हैं इनके प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया। शॉर्ट ट्रायल हुआ, डिफेंस के लॉयर को समय नहीं दिया गया। डिफेंस के लॉयर को जो पहले वाला जो करा रहा था, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाह प्रस्तुत किए गए थे, 22 गवाहों को उसने क्रॉस एग्जामिनेशन उसका किया था। बाद में जो सरकारी वकील एक लगाया गया, उसको पूरा समय नहीं दिया गया केस को समझने के लिए। इस तरह से जो ये उलझाने वाले लोग हैं, ऐसा जलेबी बना दीजिए कि उसका सिर और पैर कहीं न मिले, किसी को न मिले। लेकिन पब्लिक का दबाव बहुत था। इस भारी पब्लिक के दबाव में वो सब भी कोर्ट छोड़कर भाग गए। किस्सा कोई परिवार के अपने सभी सुधी श्रोताओं को, परिवार के सभी मेंबर्स को मैं ये बार बार कह चुका हूं कि सोसाइटी के इन राक्षसों से, नर पिशाचों से, कामांध राक्षसों से बच्ची को बचाने के लिए आप, जब तक बच्ची अपना भला बुरा समझने लायक न हो, आप उसका जो सुपरविज़न है बहुत नज़दीक से करें। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा बच्चियों को कमरे में बंद रखें। आप सोचिए कि अगर उसके साथ कोई उसका भाई, चाहे वो 10-12 साल का होता, कोई बहन बड़ी होती या चाची होती उनकी, माँ होती उनकी, तो कैसे हिम्मत करता इमरान अली कि बीच में उसे किसी बहाने से ले जाता और उसके साथ ये इस तरह की हरकत करता। लिहाजा आप अपनी तरफ से ऐसे राक्षसों से की नज़र उस पर न पड़े, किसी बच्ची पर, कहीं की भी हो, हमारे यहाँ की हो, पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, किसी भी देश की हो, इंडोनेशिया, मलेशिया,
जहाँ तक ये देश पहले था, कहीं की बच्ची हो, दुख बराबर होना चाहिए और सबक बराबर लेना चाहिए। हमारे यहाँ से सबक, हमारी घटनाओं से पाकिस्तान के लोग लें, इस तरह की कोशिश करें कि बच्चियों को बचा कर रखें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।